समझता हूँ कि अच्छे सहाफ़ी की अलामत ये है कि वो सहाफ़ी माफ़ी ना मांगे। जी अब्दुल सत्तार, सियासी तजुर्बेकार हैं, सैयद मोइन, एक जज्बे के साथ सियासत में बरसरे पैकार हैं, फारूक अहमद, एक विजन वाला आदमी है, एक नजरिया वाला आदमी है। अशोक चौहान, अशोक चौहान सियासत के हेडमास्टर हैं नांदेड़ में। एक शायर इमरान प्रतापगढ़ी। देखिए, मैं फिर एक मर्तबा संजीदा हो जाता हूँ ये कहता हूँ कि खुदा के लिए अगर किसी पार्टी को या किसी लीडर को आप 200 भी वोट डलवा रहे हैं तकरीर करके, अशार पढ़ के, तो अल्लाह की कसम वो 200 वोटों के मसाइल की जिम्मेदारी आप कबूल करना चाहिए। आपको सवाल पूछना जिंदगी की अलामत है। मुर्दे बोला नहीं करते, जिंदे लोग बोला करते हैं। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ नांदेड़ की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, जो एक सहाफ़ी भी है, जो एक जर्नलिस्ट भी है, और पॉलिटिकल लेवल में भी इनका बहुत रोल रहा है। तो सबसे पहले अल्ताफ सानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त दिए। अल्ताफ साहब, जैसा कि आप एक सहाफ़ी भी है, आप एक जर्नलिस्ट भी है, और नांदेड़ की पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत सारा रोल रहा है, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो नांदेड़ की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, और आपने सहाफ़त ने जो इतने साल दिए हैं, तो सहावत के ज़रिए से आपने नारी पॉलिटिक्स को कैसा देखा है? देखिए, पहली बात तो यह है, मौजूदा जमाने में जिसको हम सियासत कह रहे हैं, दरअसल वो सियासत रही नहीं। अब सियासत ने खालिस तिजारत की शक्ल इख्तियार कर ली है। एक दौर ऐसा भी था कि काउंसलर बनाने के लिए हमको मस्जिद से एक आदमी को उठाकर लाना पड़ता था, जी। और उस जमाने में उसको मीर महल्ला कहते थे। उस जमाने में वो आदमी को मीर महल्ला कहते थे, और उसको रिक्वेस्ट करके लाया जाता था कि भैया आप ये खाली हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, वक्त आपके पास बहुत है, लिहाजा आप ये मसले मसाइल, मोहल्ले के, घर के, निजी मसाइल, ये सब आप देखिए। तो कोने कोने भागते थे उस जमाने में, और इनकार करते थे कि भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, हमें मत दी। उसके बरखिलाफ आज आप देखिए, आज तो हालत ये है कि हर 10 कदम के बाद एक जो है लीडर खड़े रह के ये कह रहा है कि भाई मैं कायद हूं, मैं लीडर हूं, मुझे लड़ना है। सियासत दरअसल अपने माने खो चुकी है, सियासत अपने मीनिंग्स खो चुकी है, सियासत का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, खुसूसन हमारी कम्युनिटी में। सियासत एक बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही मोतबर और बहुत ही नेक काम का नाम था। सियासत के मायने ही ये थे कि हम किसी की मदद करें, किसी के वक्त पर आए, किसी की अच्छाई के लिए आगे बढ़े। लेकिन आज उसकी चीजें बिल्कुल बरखिलाफ हो रही। सियासत आज की बहुत मुख्तसरन ये कह सकते हैं हम कि बहुत ही मोहतात अंदाज में कहा जा सकता है कि वोट खरीद लीजिए, वोट बेच दीजिए। बस अब पूरी सियासत यहीं तक सीमित होकर रह गई है। जो ये करेगा वो मुंतखब भी होगा, चुनकर भी आएगा, और वो जो ये नहीं कर पाएगा, भले उसके पास बहुत सारा जो है प्रोग्राम हो, मंसूबा हो, कुछ कर गुजरने की जो है उसमें ख्वाहिश हो, इच्छा हो, वो नहीं कर पाएगा। आज की पूरी सियासत दरअसल तिजारत बन गई है। सियासत नाम की कोई चीज नहीं रही। जैसा कि आपने अभी सियासत के बारे में बहुत अच्छे से अंदाज में समझाया कि आज की जो सियासत है, वो पूरी बिकी हुई सियासत है। तो थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि जो आपने आपके दौर में जो सियासत देखे थे, जो नूरुल्लाह खान साहब की सियासत देखे थे, और भी बहुत सारे लोग नामवर शख्सियत हमारे पास ऐसी थी, जो सियासत में बहुत अच्छे से करे, जिसमें गरीबों का खासकर फ़ायदा हुआ, और जो एरियाज़ है, वहाँ का डेवलपमेंट हुआ। तो वो सियासत कैसी थी, और आज की सियासत कैसी है? और ये सियासत को हम कैसा और डेवलप कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं? देखिए, मैं साबिक़ा सियासतदानों की बात करूंगा। 1974 में 25 साल की उम्र में मकबूल सलीम एडवोकेट जो है वो LLB करके आए थे औरंगाबाद से। आपकी उम्र के लोग थे, हल्का था, दोस्त अहबाबों का। अचानक मुस्लिम लीग नमूदार हुई, और चंद बच्चों ने, दोस्तों ने मिलकर मकबूल सलीम को सदर बल्दिया के लिए खड़ा कर दिया, और डायरेक्ट इलेक्शन थे। तो आप ताज्जुब करेंगे, उस जमाने में सीनियर लोग पीछे हट गए। वो कहने लगे कि भाई चुन के नहीं आ सकता डायरेक्ट इलेक्शन में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट, और वो भी मुस्लिम लीग से। लेकिन हुआ ये कि बहुत जमाने के बाद एक नौजवान खड़ा हो गया था, और वो LLB थे वो। तो किसी के भी इमेज में नहीं था, तस्वुर में नहीं था, गुमान में नहीं था कि चुन के आएंगे। लेकिन जब चुनकर आए तो बहुत भारी लीड से चुनकर आए। अब मकबूल सलीम चुनकर आए तो आप देखेंगे कि मकबूल सलीम को पूरा पीरियड आपको फलाही कामों में मिलेगा।
उनके जमाने में 12-13 म्यूनिसिपैलिटी के जो दवाखाने आज आप देख रहे हैं उनके जमाने में कायम किए गए। उन्होंने कई जगहों पे कब्रिस्तानों की जमीन को मख्तस किया है। उन्होंने कई जगहों पे प्लान्स किए कि यहाँ ऐसा करना चाहिए, यहाँ वैसा करना चाहिए, यहाँ ऐसा करना चाहिए। मुख्तसरन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि लीडरशिप वो कामयाब हो सकती है, वो कामयाब शुमार की जा सकती है जिसके पास कुछ विजन हो, जिसके पास कोई नजरिया हो, जिसके पास कोई आइडियोलॉजी हो। नजरिया, आइडियोलॉजी, विजन जिनके पास है ही नहीं, तो फिर मैं एक छोटी सी 1 मिनट की मिसाल आपको दूंगा कि मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर है और मुझे ये भी पता है कि 60 बरस का ड्राइविंग का तजुर्बा आपको है, और मैं इस चीज से भी वाकिफ हूं कि हुकूमत ने आपको बेहतरीन ड्राइवर के इनामात भी दिए हैं। मुकम्मल तौर पर एक बेहतरीन ड्राइवर आप वाकिफ हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक भरी हुई गाड़ी जिसमें तकरीबन 70-80 पैसेंजर बैठे हुए हैं उसकी ड्राइविंग आपको करनी होती है, और आप वो गाड़ी लेकर निकलते हैं और एक नए शहर में दाखिल हो जाते हैं। नए शहर में दाखिल होते ही एक चौराहा लगता है। वो चौराहे पे संगे मील के पत्थर लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्शन लिखी होती है, किलोमीटर लिखे होते हैं। लेकिन आपकी बदबख्ती है कि आप ना डायरेक्शन पढ़ सकते हैं ना किलोमीटर पढ़ सकते हैं। आप वहां पहुंचकर हवास वाख्ता हो जाते हैं और फिर आप में ये ईगो होता है कि मैं जाके किसी से क्यों पूछूं, आप पूछना भी नहीं चाहते हैं। तो फिर आप मजबूरन वो ड्राइवर साहब जो है जहां दिल में आए, जिस कार्नर पर टर्न होना है उस कार्नर से टर्न करके गाड़ी लेके जाते हैं। एक 10 किलोमीटर के बाद खाई होती है और वो गाड़ी गिर जाती है। मुसलमानों की क़यादत इज इक्वल टू वही ड्राइवर के। विजन नहीं है, नजरिया नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, मंसूबा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो मैं बहुत मुख्तसरन ये कहता हूं कि आज की जो लीडरशिप है वो कमीशन एजेंट की है। या तो खुद गुत्तेदार बन जाइए या फिर कमीशन मंगाइए। और आप देखिए जहां कमीशन है, जहां 1 रुपया है, जहां 5 पैसे की इनकम है, हमारे सारे लोग वहीं टूट पड़ते हैं। और जहां पैसे ही नहीं है लेकिन काम बहुत फलाई है, इंसानियत के काम है, मानवतावादी, मानवता को डेवलप करने के काम है, वो उन जगहों पे वो जाते ही क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है, उनका मफाद ही नहीं है वहां। तो इस वजह से भी ये कई चीजें ऐसे हमारे बीच में आई हैं कि आज हम पुरानी सियासत के मामले में, आपने नूरुल्लाह खान साहब का भी जिक्र किया, आप नूरुल्लाह खान साहब की शख्सियत उस जमाने की ऐसी थी कि इनसे बेहतर बोलने वाला कोई नहीं था। ये लॉ के टीचर थे, प्रोफेसर थे लॉ कॉलेज में, इनके हाथों से वकील पैदा हुए थे, तैयार हुए थे। यूएन शफीक कुरैशी साहब तक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर थे जो कम से कम सलीके की गुफ्तगू तो कर सकते थे, मसला अवाम का हाल हो या ना हो। लेकिन जो मसला लेकर आता है उसको इतना तो इत्मीनान होता था कि बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी ढंग से सुनी गई और बहुत अच्छे ढंग से कही गई है। लेकिन आज आप देखिए, जाकर बात करने की कोशिश कीजिए तो पहले तो ये गुमान होता है कि हजरत मेरी बात सुन रहे या नहीं सुन रहे पता नहीं, ना उनके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि वो कुछ सुन रहे हैं, ना अपने समझ में कुछ आता है कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट मेरी गुफ्तगू में ले रहे हैं। ऐसे लोगों से हमको जाके रुजू होने की नौबत आती है। तो मुख्तसरन यह कि लीडरशिप के लिए विजन, नजरिया, आइडियोलॉजी और मंसूबा होना जरूरी है, जिससे हमारी लीडरशिप खाली है आज। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया। एक सवाल बहुत आता है कि अभी आने वाले 2 से 3 महीने में इलेक्शन आने वाले नगर पालिका के, और हम देखें कि नांदेड़ में बहुत सारे जो युवा हैं, दूसरे लोग हैं, वो सिर्फ व्हाइट शर्ट पहन के आ जाते हैं और अपने आप को लीडर बोलते हैं। फिर सोशल वर्क काम करते हैं और अपने आप को लीडर बोलते हैं। तो क्या ये लीडरशिप है? तो आप लीडरशिप को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? लीडरशिप के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप के मायने ये होते हैं कि एक मोमेंट लेकर आप उठें, एक तहरीक से जुड़ें, एक नजरिया लेके उठें और उसके लिए काम करें। आपके पास एक बहुत छोटा सा मकसद ये है कि मुझे 20-25 दिन में 2-3 शर्टां बदल बदल कर फिरना है, कुछ लोगों को दुआ सलाम करना है जिनको जिंदगी में हमने नहीं किए, उन लोगों को जाकर मिलना है, कुछ लोगों से ना चाहते हुए हाथ मिलाना है, इन लोगों से मिलके एक माहौल बनाना है, और उसके बाद जो है जेब से कुछ पैसे निकालना है और वो बांटते फिरना है। एक 15-20 दिन, महीने भर की एक्सरसाइज है और उसमें चुन के आ जाना है। मैं आपसे एक सीधा सीधा रास्त सवाल ये कर रहा हूं, आप चुनकर क्यों आना चाहते हैं? जी। तो महज चुनकर इसीलिए आना चाहते हैं, 99% हमारे लोगों के दिमागों में एक गुस्सा भरा हुआ है कि मैं चुनकर आ जाऊंगा तो गुत्तेदार बन जाऊंगा। और मैं हल्फिया कह सकता हूं कसम खाकर कि बेहतरीन गुत्तेदार बनने के लिए आपको चुनकर आने की कोई जरूरत नहीं है। कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़े, वो चुन के नहीं आए, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े गुत्तेदार हैं वो लोग। लेकिन हमारे लोगों में ये खास तौर पे चीज व्यवस्थ हो गई है दिमागों में कि चुनकर आएंगे तो ही गुत्तेदार बनेंगे। हाँ, फायदा एक जरूर है, वो भी बड़ा छोटा सा। क्या है
चुनकर अगर आप आ जाए तो आपको जो है कमीशन देना नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा इनकम आपके जेब में जाएगी। और अगर आप खारिज गुत्तेदार रहेंगे, लीडर नहीं रहेंगे, तो किसी लीडर से कमीशन देकर काम लेना पड़ेगा। तो यहाँ वो कमीशन देने की नौबत ना आए, इसलिए खुद ही चुनकर आ जाओ, खुद ही काम ले लो और खुद ही काम को जो है अंजाम दे दो। फिर वो काम का दर्जा, उसका मियार कितना भी नाकिस हो, कैसा भी हो, कैसे भी रहो। और आपको एक बात मैं खासतौर से निशानदेही करूंगा कि एक दौर ऐसा भी था कि शहर के हर 3 गलियों में सोशल वर्कर मिलते थे, और वो सोशल वर्कर आर्जी नहीं होते थे, मुसलसल काम करते रहते थे वो लड़के। जहां जिससे होता उसके पास जाके रुजू होते थे उससे कि भाई फला काम है हमारा, ये काम कीजिए। लेकिन आज आपको सोशल वर्कर बस्तियों में नहीं मिलेंगे, आपको लीडर मिलेंगे। आज सोशल वर्कर कहाँ गए? तो सोशल वर्कर मौजूदा सियासतदानों ने उनको पैदा होने से पहले खत्म कर दिया है। सोशल वर्करों से सबसे ज्यादा खौफ लीडरों को रहता है कि कहाँ आने वाले इलेक्शन में ये इनका मुतबादिल बनकर खड़ा हो जाता। इसलिए आज हमारी बस्तियों से सोशल वर्कर, यकीन मानिए आप चेक कीजिए जाके बस्तियों में, वो जो रूह के साथ, आत्मा के साथ काम के लिए आते थे और काम हो जाने के बाद बड़ा इत्मीनान महसूस करते थे कि आज मैंने ये काम कर दिया, वो किस्म के लोग आज नहीं मिलेंगे। एक सवाल ये है कि अभी आने वाले 2 या 3 महीने में इलेक्शन है और आप एक सीनियर सहाफ़ी है, सीनियर पत्रकार है और आपको नांदेड़ की पॉलिटिक्स से बहुत पकड़ है। तो जैसा कि कांग्रेस में जो है अशोक चौहान थे और उनको किंग मेकर माना जाता था नांदेड़ का, अभी वो बीजेपी के साथ है। तो क्या लगता है आपको अभी नगर पालिका इलेक्शन में कांग्रेस से कितनी सीट्स आ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस इस वक्त मजमूई तौर पर कमजोर हुई है। जी। इसलिए कमजोर हुई है कि यहाँ सियासत का दारोमदार इकोनॉमिक पर है, मार्च पर है, पैसे पे है, रुपए पैसे के हेर फेर पर है। अब वो ताकत जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी वो आज इनके साथ कांग्रेस में नहीं है। और अब कांग्रेस में कोई ऐसी ताकतें नहीं है जो उतना ज्यादा सरमाया खर्च करके अपने हक में नताइज को लेकर आए। इस बुनियादों पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पहले के बनिस्बत बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। और उसकी वजह आप देख रहे हैं कि हाल ही में अजीत पवार की पार्टी नांदेड़ में लॉन्च हुई, प्रताप पाटिल चले गए, वो भी एमएलए, एक्स एमपी, फिर एक्स एमएलए अन्ना चले गए हम्बरडे, फिर एक्स एमएलए पोकरना चले गए। तो आपको नहीं लग रहा है कि बड़ी ताकतें, भले ही एक्स हैं वो, लेकिन एक पीरियड के लीडर्स हैं वो, उनका कहीं ना कोई काम जरूर है शहर में और इस इलाके में, मतदार संघों में। तो ये ऐसे लोग एक जगह हो गए हैं। अब कांग्रेस में बचा क्या है बोलिए? कांग्रेस की तो विटमना अलमिया इस वक्त का यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस सिद्धांत पर फाउंड हुई है, वो किन सिद्धांतों पर फाउंड हुई है उसके ऊपर 15 मिनट भी नहीं बोल सकता कोई। तो फिर कहां से कांग्रेस पार्टी का? हाँ, अलबत्ता कांग्रेस पार्टी का पुराना कैडर है जरूर आज भी शहर में, और वो कैडर आज भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे कैसे भी हालात आए वो कांग्रेस के साथ रहता है। लेकिन जीत के आने के लिए या फैसला कौन मेजोरिटी लाने के लिए आज कांग्रेस, मैं समझता हूँ, कमजोर है। वो फिगर तक नहीं पहुंचेगी जो एक जमाने में थी। जी। हमारे बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ के जो एरियाज़ है, वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे 0% डेवलपमेंट है। आप रोड का हाल ले लीजिए, घरों का हाल ले लीजिए। अभी फ्लड आया हुआ है, हर जगह से पानी घुसा है। ख़ासकर मुस्लिम बस्तियों में, माइनॉरिटीज़ के बस्तियों में बहुत ज़्यादा पानी घुसा है। लेकिन यही वो नगर सेवक है, यही वो कॉर्पोरेटर जो पिछले 25 सालों से जीत के हुए आते हैं और अभी भी ये मतलब अभी भी जनता उनका ही साथ देती है। तो क्या लगता है आपको जब इन्हों इतने सालों से जीत के आते हैं लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं करते, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं। जी। चूंकि डेवलपमेंट जो होता है म्यूनिसिपैलिटी और कारपोरेशन में, एक सिस्टम है कि कौन से इलाके को कितना बजट जाएगा, और जहां जहां आपके लोग मजबूत तरीन होते हैं, पदों पर रहते हैं, सब कमेटियों पे रहते हैं, या फिर सदर और महापौर के उस दर्जे पे जाते हैं, तो आपकी नजर तो पकड़ आपकी हो जाती है उस संस्था पे। तो आप मनचाहा बजट भी खींचकर ला सकते हैं, आप में ये खूबी होनी चाहिए और आपको बजट लाना चाहिए, और आता है। बहुत जगहों पे रुकने पार्लियामेंट जो है वो भी बजट देते हैं, बहुत से एमएलसीज बजट देते हैं, बहुत से एमएलएस बजट देते हैं। बाकी रियासती हुकूमत जो है वो कारपोरेशन को बजट देती है, तो वो तो अलग है। स्वेच्छा निधि बोलकर आता है, आपकी ख्वाहिश पर खर्च करने की निधि है वो, उसका नाम ही है स्वेच्छा, आपकी ख्वाहिश पर। मगर मसला यहाँ यह है कि आपके पास एक रास्ता बनता है, उसकी उम्र बमुश्किल 6 महीने होती है। इतना नाकिस दर्जे का काम आपके पास होता है। अब उसकी वजूहत क्या हो सकती है वो आप देखिए कि भाई नाकिस काम जब होता है तो वहां कौन जाएगा, कौन पूछेगा?
सबसे बड़ा अलमिया मैं बहैसियत सहाफ़ी आपसे कह रहा हूं, वो कौम जिंदगी से महरूम समझी जाती है जो कौम सवाल पूछना बंद कर देती है। और सवाल सिर्फ सियासतदान से ही नहीं, अवाम को चाहिए कि हर उस जिम्मेदार आदमी से सवाल पूछे जिसने दावा किया है कि मैं जिम्मेदार हूं, चाहे वो किसी भी फील्ड, किसी भी शोबे में और किसी भी मरहले में काम कर रहा हो। लेकिन सर, जीरो से टॉप टू बॉटम आप देखेंगे कि आपके लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। नगर पालिका का नगर सेवक हो या कारपोरेशन का कारपोरेटर हो या कोई बहुत बड़ा सहाफी हो या बहुत बड़ा कोई मजहबी रहनुमा हो या बहुत बड़ा दानिश्वर हो या बहुत बड़ा जो है समाज का मुसल्ला हो, आपके लोग किसी से सवाल पूछते? सवाल पूछना आपने बंद कर दिया है। सवाल पूछना जिंदगी की अलामत है। मुर्दे बोला नहीं करते, जिंदे लोग बोला करते हैं। हमने बोलना बंद कर दिया और बर्बादी की, हर तरह की बर्बादी की, सियासी, समाजी, माशी, तालीमी, सारी चीजों की जिम्मेदारी बर्बादी की यही है कि हम गूंगे, मुक्के, बहरे और अंधे हो चुके। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे पास हमारी कम्युनिटी का कोई दुश्मन नहीं। हमारे ही अपने जो हैं, हमारे ही अपने बहुत ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार तो बने बैठे हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल नहीं कर पाते। फिर मैं 1-1.5 मिनट आपका ले रहा हूं कि मैं आज सुबह वॉकिंग को निकला। ये मेरा मामूल है कि फजर के बाद मैं वॉकिंग के लिए निकल जाता हूँ और आज भी मैं वॉकिंग के लिए निकला। मेरे कान में हेडफोन था, गुलाम अली की बेहतरीन गजल में सुन रहा था, आसमान पर अबर था, हवाएं ठंडी चल रही थी और मैं इन्हें मार्ग के साथ वॉकिंग कर रहा था। वॉकिंग चूंकि मैं तनहा करता हूँ इसलिए उसको वॉकिंग समझता हूँ। 4 लोगों के साथ अगर टहलना है तो फिर उसको टहलना कह सकते हैं, वॉकिंग नहीं। इसलिए मेरा मिजाज है कि मैं तनहा वॉकिंग करता हूँ। आज भी मैं मामूल के मुताबिक तनहा वॉक को निकला था और बड़े इनेमाक के साथ चला जा रहा था कि अचानक मेरे सीधे पैर के जूते में एक कंकर आ गया और वो कंकर मेरे अंगूठे में चुभने लगा तो कभी एड़ी में। उसने मेरे हाव भाव बदल दिए, मेरी चाल बदल दी, मुझे डिसमूड कर दिया। बिला आखिर मुझे ये तय करना पड़ा कि उस जूते से कंकर को मैं निकाल दूं। तो जनाबे आली में झुका, रुका और झुककर उस कंकर को मैंने निकाला। उस कंकर को मैंने देखा, वो नन्हा सा कंकर मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, बेटे सानी, शूज पहनकर बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को रौंदते हुए तो भाग रहे थे क्योंकि वो बाहर थे। मैं नन्हा सा कंकर, मुझे देख, मैं तेरे जूते में आ गया। कहां? अंदर। तो मैंने उस कंकर को सलाम किया, उसका शुक्रिया अदा किया और बहुत एहतराम के साथ उसको रास्ते के किनारे पर रखा। उस कंकर ने मुझे ये सबक सिखाया था कि खुदा गवाह है, मेरी कौम के जूते में भी ऐसे कई कंकर आए हैं जो सियासी हैं, समाजी हैं, मजहबी हैं, हर समाज के तालीमी हैं, हर फील्ड के हर शोबे के ऐसे कंकर भी कौम के जूते में ठहरे हुए हैं, जिसकी वजह से मेरी कौम की वो रफ्तार मुतासर हुई है जो कभी हुआ करती थी। अगर वापस उस रफ्तार पर इस उम्मत को, इस कौम को चलना है तो जूते से उन कंकरों को बाहर निकाल कर फेंकना होगा। बहुत कम चीज में मैं चाह रहा था एक मैसेज आपके जरिए पहुंचाऊं। ये मेरा मैसेज है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। 70-70 साल आपने तालीमी इदारे चलाए हैं, हुकूमत ने ग्रांट दी है उन इदारों को, तमाम सहूलतें हुकूमत ने उन एजुकेशन सोसाइटीज को दी है। उन्होंने उम्मत को क्या दिया है, उन्होंने अवाम को क्या दिया है? आप देखिए, मैं अगर किसी से 2 रुपए ले रहा हूं तो मेरे को जरूरी है कि वो 2 रुपए की ड्यूटी मैं करूं। तो फिर इस मामले में हमारे लोग तो बहुत पीछे हैं। हमारे लोग तो जिम्मेदारी का लिहाज करने को तैयार ही नहीं है। तो मुख्तसरन ये कैफियत है कि बाहर के पत्थरों को तो रौंदते हुए जा सकोगे लेकिन जूते में जो कंकर रहेगा वो आपकी रफ्तार को मुतासिर करेगा। आज हमारी सियासत मुतासर हुई है इसी वजह से कि उस किस्म के कंकर हमारे जूते में आए हैं जो हमारी रफ्तार हमको चलने नहीं दे रहे। यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल हमारा ये पैदा होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सियासतदान हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और हम देखें कि हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आने को डरते हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मसला यहाँ ये है कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं आपसे कि नौजवान बच्चे तालीम याफ्ता हैं और इस फील्ड में आने से डरते हैं। डरते नहीं है। उन्हें इस बात का पता है कि उनके पास वो सरमाया नहीं है
जो सामने वाले के पास सरमाया है। और एक बात आप जहन में बिठा लीजिए कि आज तक भी वोट आपने दिए जरूर हैं, सिलेक्शन आपने जरूर किया है किसी आदमी का, लेकिन वो सिलेक्शन किसी लीडर की चॉइस थी। किसी लीडर ने अपनी चॉइस तुम्हारे सर पर दे मारा था और तुमको मजबूर किया था कि इसको पसंद करो, और जो पसंद करने के लवाजमात है वो सारे उसको सप्लाई किए, मुहैया किए, और सारे लोगों ने उसको सेलेक्ट किए। आज भी मैं कहता हूं कि वोट आप दे ही ना रहे आपकी मर्जी पर, आपका वोट निकाला जा रहा है कि किस किस तरकीब से। अब उन सारे तरकीबों को इस्तेमाल करके आपका वोट निकाला जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक कामयाब व्यापारी, एक कामयाब ताजिर, उससे ज्यादा होशियार को क्यों अपने पास मुलाजिम रखेगा? वो तो बेवकूफ किस्म का ही नौकर रखेगा ना, जो हुकुम का ताबे हो, पाबंद हो। ज्यादा होशियार आदमी को अगर नौकर रखेगा तो बाजू में दुकान खोल देगा वो। और फिर एक बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो मेरे 35 साल 40 साल के पीरियड में आई, इस जमाने की सियासत ताकत की सियासत है। कोई भी सियासी जमात, कोई भी सियासी लीडर, अगर आपसे उसको कुछ लेना है तो आपको अपने ताकत का मुजाहरा करना पड़ता है। ताकत से मुराद कैसी है? मैंने इससे पहले एक वीडियो दिया था, मैंने कहा था क्या वजह आपको एमएलसी नहीं मिलती, क्या वजह आपको एमएलसी नहीं मिलती? 25 साल से आप मांगते हैं एमएलसी दो, एमएलसी दो, एमएलसी दो, तो आपको कैसे एमएलसी मिलेगी? जी जनाब, एमएलसी दे अगर आपको बनना है तो एमएलसी बनने से पहले आपको जिस पार्टी से बनना चाह रहे हैं उस पार्टी को आपको कुछ देना पड़ेगा, उस पार्टी को कुछ देना पड़ेगा आपको। अगर महापालिका के इलाका है तो महापालिका के 20 कॉर्पोरेटर लाके आपको पार्टी को देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये 20 मैं लाया हूं, मेरी अपनी ताकत पर, मेरी अपनी शिनाख्त पर, मेरी अपनी काबिलियत पर इनको मैंने चुना कर लाया हूं, मुफ्त में पार्टी को 20 दे रहा हूं। एमएलसी आएगा, एमएलसी के जो वोट हैं वो बिकते हैं, बहुत सारी जगहों पे पैसे लेते हैं लोग। कई लोगों ने उंगली उठाई है इस पर, कई मरतबा बोला गया कि ये जो है घोड़ेबाजी हो रही और इसमें खरीदो फरोख्त हो रही, उसको रोकना पड़ेगा। वो बताना पड़ेगा पार्टी को कि नहीं, हम तो विकास, तरक्की और तामीर और तरवीज को देख के वोट देंगे, दिलाएंगे। ऐसी कोई शख्सियत अगर खड़ी होती है किसी पार्टी के पास कि वो ये कहती है कि 20 लोगों को मैं चुना के ला रहा हूं, तो आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आने वाले पीरियड में 20 चुना के लाके देने वाले को एमएलसी वो लोग घर को लाके देते हैं। मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया आपको अब्दुल सत्तार सिल्लोड़ के जी। ये अब्दुल सत्तार सिल्लोड़, क्या बात है भाई, उद्धव ठाकरे के साथ थे तो कैबिनेट में, शिंदे के साथ गए तो कैबिनेट में, कांग्रेस में थे तो कैबिनेट में, क्या वजह है? दरअसल ये ताकतवर आदमी, सियासी तौर पर ताकतवर है। इनके सिल्लोड़ की बल्दिया, वहां की जिला परिषद, वहां की एमएलसी, ये सारी चीजें वो पार्टी को बहुत आसानी से मुहैया करते हैं। तो पार्टी भी उनकी बात को सुनती है और पार्टी भी उनको बड़े बड़े ओहदे देती है। लेकिन हमारे पास वो मजबूरी है कि उस कद का, उस हाइट का कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ, और जिनको हम देख रहे हैं वो इतने कमजोर हैं कि साहब के पास 20 चुना के लाके देने के बजाय ये कहा जाता है कि भाई मेरे रिश्तेदार को टिकट दिया आप। तो जो आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग के ला लेता है, उनको चुना के लाने की जो दुहाई देता है, तो फिर वो पार्टी का जिम्मेदार लीडर आपको एमएलसी या मिनिस्टर या और कोई बोर्ड कैसे देगा? वो नहीं देगा, आज तक नहीं मिला नंदन। सिर्फ एक मकबूल सलीम को आप लेंगे तो वहां तक के हम बहुत अच्छे थे। मकबूल सलीम ने इलेक्शन लड़ना बंद करने के बाद भी अपनी पार्टी को इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं 12-18 लोगों को चुना के लाता हूं। तो उनको मैफ को दिया, कांग्रेस ने मैफ को राज्य मंत्री का दर्जा था। उसके बाद सिंडिकेट बैंक के डायरेक्टर बने उन्होंने, उसके बाद इम्पैक्ट को गए। वो इतने बड़ी जगहों पे नांदेड़ में कोई दूसरा आदमी नहीं गया। पाशा के बाद, मरूम फारूक पाशा के बाद मकबूल सलीम ही जो है वो सियासतदान है जिन्होंने बहुत हिकमत के साथ सियासत की और अपने आप को महफूज रखा, बगैर इलेक्शनों के धंधे में आए कि बगैर वोट मांगे के और वोट लिए के भी उन्होंने 12-15 साल शहर की सियासत पे वो असर अंदाज है। वैसे सियासतदान अब क्यों नहीं पैदा हो सकते? वो वैसे सियासतदान इसलिए पैदा नहीं हो सकते कि आज का वैसा वोटर पैदा नहीं हो रहा है। खुद मेरा अपना तजुर्बा मैं बयान कर रहा हूँ आपसे। मैंने एक इलेक्शन 1990 में लड़ा कांग्रेस से, 70 वोट से गिरा मैं। आप ताजुब करेंगे, जिस दिन मैं इलेक्शन हार गया उसके तीसरे दिन लोग आए मेरे पास मोहल्ले के और मुझे बोले कि भाई हार जीत तो है, तुम चाह रहे चलो फला जगह का काम करो। लेकर गए मुझे, मैं काम किया, मोर्चे निकाला, क्वेश्चन को बैठा। आज मैं परेशान हूं कि बस्तियां तबाह हो गई, लेकिन बस्तियों के लोग आके किसी को बुला के नहीं ले जा रहे। कोई सोशल वर्कर को बुला के नहीं जा रहे कि भाई आओ लाला तुम यहाँ बैठो, ये काम हमारा करके दो। क्या वजह है? तो 2 वजह है, मैं समझता हूँ ऐसे 2 वजह है। या तो वहां पे जो लीडर है उससे खौफ है, वो आके शाम में पूछेगा कौन लिया मीटिंग, क्यों बुलाया था उसको, कौन लेकर आया यहाँ, या नहीं तो फिर अवाम में दिलचस्पी नहीं है, अवाम आदी हो गई है। हमारे
बुद्धिजीवी जो लोग हैं, दानिश्वर जो लोग हैं, जिनके मकानात आप देखेंगे तो इंटीरियर उन्होंने 2-2 कोटी का बनाया है इंटीरियर पे काम के अंदर, और दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो नाली भरी की भरी रहती है, वो कोई नोटिस नहीं लेता। उसकी वजह क्या हो सकती है? तो उसकी वजह ये है, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, असल में अंदर से कोई वही नहीं है। अभी फ्लड आया, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि फ्लड से महीना, 2 महीने, 3 महीने पहले गवर्नमेंट प्रशासन 3 महीने पहले से योजना बनाती है। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है कि 10 साल पहले पानी कहां घुसा था, 8 साल पहले पानी कहां घुसा था, 6 साल पहले पानी कहां घुसा था, ये रिकॉर्ड रहता है उनके पास। और वो देखकर वो लोगों को एक्शन लेना चाहिए और उनको लेना पड़ेगा, लेकिन वो लेने के लिए कोई आदमी वहां ठहरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये इलाके हैं जो पिछले वक्त में मुतासिर हुए थे, अभी भी होते हैं, ज्यादा यहाँ काम कीजिए, जाइए अभी राइट आरटीआई में डालिए और पता लगाइए कि महापालिका ने इस साल जो नालियां, बड़ी बड़ी नालियां जेसीबी की मदद से खोली हैं, साफ की हैं, वो कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि ये पुराने शहर की 80% नालियां उन्होंने जूं की तूं रखी है, नहीं खोली है, उन्होंने साफ नहीं किया है। बापना से एयरपोर्ट तक की जाने वाली 2 नालियां नहीं खुली। बरकत कॉम्प्लेक्स पे 4 महीने से पानी होता है, 4 महीने तक, क्योंकि नालियां बंद है। जिरात का पानी जो है उसकी निकासी कहीं से नहीं है। खुद मैंने एक आरटीआई में डाला था कि नाके का जो आधा हिस्सा है जिरात से लेके तो मरकज तक, इसका लेआउट का मैप दो बोल के, तो महापालिका ने मेरे को राइटिंग में दी कि लेआउट का मैप उपलब्ध नहीं है। तो जब लेआउट नहीं है तो पानी जाएगा कैसे, फिर रुकेगा कैसा नहीं, वो नालियां भरी भी क्यों नहीं रहेंगी, फिर गलाजत क्यों नहीं जमी हुई रहेंगी आपके पास। हाँ? और उसमें जहां प्रशासन है और जहां लीडर्स है, उसमें कहीं ज्यादा हमारी अवाम की भी जिम्मेदारी है। हमारी अवाम का भी इतना बुरा हाल है कि जितने ओपन प्लॉट लोगों ने ले लेके छोड़े हैं, आप जाके देखिए वो पूरे ओपन प्लॉट गंदगी के ढेर हैं। हालांकि महापालिका को चाहिए कि उन ओपन प्लॉट के लोगों को नोटिस इशू करें कि आप इसको घेर लीजिए, इसमें गंदगी पैदा होगी तो आप पर कार्रवाई करें। ये प्राइड्स है महापालिका को, कमिश्नर को, लेकिन आपके पास कौन देखेगा? आपका एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर सुबह एक जगह आके बैठता है, चाय पी के हाजिरी लगाता है और अमले को अंदर भेज देता है, काम खत्म होगा। जबकि एसआई की ड्यूटी में कि वो सारे एरिया को चेक करे, सारे एरिया का पता लगाए। बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, बड़े बड़ी रास्ते पे, आप जाकर पूछिए वाहतुक विभाग के डिपार्टमेंट ने कमिश्नर को इन्फॉर्म किया क्या कि ये यहाँ ट्रैफिक मुतासिर हो रही है, कहीं के लिए उन खड्डों से मुतासिर हो रही है। कोई डिपार्टमेंट आपके इलाकों में अपनी जिम्मेदारी को निभाता ही नहीं, क्योंकि आपके अपने लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने को तैयार नहीं है। क्योंकि आप एक बहुत बड़े शायर भी है, तो नांदेड़ की सूरत हाल आपको पता है, यहाँ की पॉलिटिक्स आपको पता है, तो ये तमाम चीज़ों को आप एक अशार के ज़रिए से या फिर अपनी शायरी के ज़रिए से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हमें एक अशार के ज़रिए से बताइए। तुमने बड़ी दुविधा में डाल दिया मुझे, क्योंकि शेर जो है वो कहे तो जाते हैं इज्तिमाई पस मंजर में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जाके लग जाते हैं किसी एक को, तो उसमें बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सियासत जो है एक ऐसी चीज का नाम है जहां हंसने, बोलने, रोने, उठने, बैठने, सोने, जागने, गाली देने और गाली खाने के पैसे मिले, उस चीज का नाम सियासत है। और हम इसको बहुत उस वैसे भी मैं नहीं समझता कि किसी शेर की जरूरत है, क्योंकि 2 चीजें मैंने, जो एक ड्राइवर का जो रेफरेंस दिया और दूसरा जूते में के कंकर का, वो अब एक आखिरी और एक मिनट में आपको लेता हूं, वो ले लीजिए, उसके बाद आप मुझे जो है इजाजत दीजिए। वो ये है, छोटी छोटी चीजें पढ़ने में आती हैं लेकिन बड़ी बड़ी मायने रखती हैं, उसके मीनिंग्स बड़े रहते हैं अगर उसको थोड़ा संजीदगी से देखें। ऐसी एक चीज मेरे पढ़ने में आई थी कि एक हीरे का व्यापारी अपने घर में हीरे गिन रहा था। हीरे गिनने के दौरान में एक हीरा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, और जो ही हीरा गिरा एक चूहा दौड़ता हुआ आया और वो चूहे ने हीरा खा लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। अब हीरे का व्यापारी तिलमिला गया, परेशान हो गया, कहने लगा बड़ा कीमती हीरा था, अब चूहे को पकड़ूं कैसा, मारूं कैसा और चूहे को पहचानूं कैसा, जबकि घर में 100-150 चूहे हैं। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। बाहर दोस्तों से जिक्र किया तो एक चालाक दोस्त ने उसको राय दिया और बोला कि फलां फलां गांव में चूहों का शिकारी रहता है, वो चूहों के शिकारी से तू रुजू हो जा, शायद वो तेरा मसला हल कर दे। तो ये हीरे का व्यापारी उस गांव गया और वो शिकारी से जाकर बोला कि ऐसा ऐसा हाल हुआ, ये मामला है। तो वो चूहे का जो शिकारी था उसने बोला मैं आऊंगा, 10,000 रुपये लूंगा, आपको इंशाल्लाह हीरा दे दूंगा। सौदा तय हुआ, उसने उसको घर लाया,
वो शिकारी घर पहुंचने के बाद उसने अपने साहिब खाना से कहा कि वो थोड़ा सा खाने की चीजें लाकर इस कमरे में फैला दीजिए और आप बाहर बैठ जाइए। और खाने की चीजें लेकर उस कमरे में उसने फैला दी और खुद एक कुर्सी पर हाथ में लोहे का पंजा लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद 10, 5, 15, 20, 25, 30, 100 एक चूहे उस हाल में पहुंच गए और मजे ले लेकर खाने में लग गए। मुख्तलिफ किस्म के जो है करतबबाजियां हो रही हैं, चूहे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये शिकारी एक एक चूहे को गौर से देख रहा है कि अचानक ये शिकारी की नजर कोने में बैठे हुए एक चूहे पर पड़ती है जो अपनी कम्युनिटी के चूहों को हिकारत की नजर से देख रहा था। शिकारी उठा, लोहे का पंजा इस्तेमाल किया और पहुंचकर उस चूहे को मार डाला। जैसे ही चूहे को मार डाला, चूहे के पेट से वो हीरा बरामद हुआ। उसने वो हीरा उस व्यापारी को दे दिया और कहा, भैया 10,000 रुपए। व्यापारी ने कहा, 10,000 तो ये हीरे देने के मैं दे ही दूंगा, मजीद 10,000 और दूंगा। वो इस बात के बद के मुझे ये बताओ कि तुमने चूहे को पहचाना कैसा। तो शिकारी ने कहा, ये सब चूहे जो है अपनी कम्युनिटी में मस्त थे। ये चूहे के पेट में हीरा था, ये भारी का हो गया था और ये अपने आप को बाजू बिठाकर ये देख रहा था, महसूस हो रहा था और इनको हिकारत की नजर से देख रहा था। तो मेरे समझ में ये बात आ गई कि होना हो हीरा इसके पेट में है। मैंने उसका शिकार किया और हीरा आपको दे दिया। उसने उस शिकारी का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि यार बात तो बड़ी प्यारी है, मेरी कौम में भी ऐसे कई भारी के चूहे हैं जो उम्मत का दुख दर्द दूर से बैठकर तमाशाई की हैसियत से देख रहे हैं। उनको अपने कौम का, अपनी बस्तियों का, अपने मोहल्लों का कोई दुख दर्द नहीं है। लिहाजा एक मैसेज मैं दे रहा हूं कि बाहर मत रहिए, दूर मत रहिए, इन मसाइल में इन्वॉल्व हो जाइए। ये मसाइल आपके भी हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप वेल टू डू हैं, आप बहुत बड़े सरमाएदार हैं, आप बहुत बड़े जानकार हैं, तो उस भारी के चूहे की तरह आप कोना मत पकड़ कर बैठिए, बल्कि समाज में जुड़ जाइए। समाज के मसाइल इनको हल करने के लिए समाज के साथ आकर खड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक हम गेम आपके साथ खेलेंगे, रैपिड फायर, जिसमें जी। आपको एक लाइन में तमाम नाम को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला नाम अब्दुल सत्तार। सियासी तजुर्बेकार हैं, सैयद मोइन। एक जज्बे के साथ सियासत में बरसरे पैकार हैं, फारूक अहमद। एक विजन वाला आदमी है, एक नजरिया वाला आदमी है, अशोक दूरदृष्टि रखने वाला आदमी है। अशोक चौहान। अशोक चौहान सियासत के हेडमास्टर हैं नांदेड़ में। चिकलीकर। चिकलीकर इस वक्त एम्पायर है। कौन जीता कौन हारा इसका फैसला तो एम्पायर ही करेगा। एक शायर इमरान प्रतापगढ़ी। देखिए, मैं फिर एक मर्तबा संजीदा हो जाता हूँ, ये कहता हूँ कि खुदा के लिए अगर किसी पार्टी को या किसी लीडर को आप 200 भी वोट डलवा रहे हैं तकरीर करके, अशार पढ़ के, तो अल्लाह की कसम वो 200 वोटों के मसाइल की जिम्मेदारी आप कबूल करना चाहिए। आपको आपकी एक तकरीर से 20,000 50,000 वोट इधर के उधर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तकरीर करके चले जाएंगे, जिसके लिए तकरीर किए हैं फिर उससे वो काम लेने के लिए आपके पास ना वक्त रहेगा ना फुर्सत रहेगी। तो ये तो फ्रॉड किए ना आपने उन लोगों के साथ जिनको आपने बहका कर गए, जिनको आपने बोल कर गए। एक मर्तबा मैं स्टेज पे था, तकरीर कर रहा था, उसके कुछ देर बाद जो है निजामत के फराइज मेरे जिम्मे कर दिए गए और मुझे कहा गया कि बाकी प्रोग्राम आप चला लीजिए। मैंने सख्ती के साथ इनकार किया। मैं बोला मुझसे नहीं होगा, आप चला लीजिए। मेरे एक दोस्त ने पूछा ऐसा क्यों किए? मैंने कहा यार देख, अगर मैं माइक पे खड़े रह बोलूंगा ये फला आदमी बहुत अच्छा है, जबान से कहूंगा कि फला आदमी बहुत अच्छा है, तो जमीर बदमाश निकल के चीख के बोलेगा झूठ क्यों बोल रहा रे। तो मला इसलिए मैंने वहां पे जो है अपने किनारा इख्तियार किया। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जिस शद्दोमत के साथ, यकीनन आप एक सेकुलर पार्टी के लिए काम करते हैं, जो वक्त की जरूरत है, पार्टी सेकुलर होल और सारे मसाइल से कम नर्म रवैये के साथ चलने वाली जमात हो। आपकी आइडियोलॉजी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ, इस दरखास्त के साथ कि इस जिम्मेदारी को भी जहन में रखिए कि जहां आपकी तकरीर से अगर 10,000 15,000 50,000 वोट इधर के उधर हो रहे हैं, तो उन 50,000 वोटों की मुकम्मल जिम्मेदारी आप पर आयद हो रही है। जो चुनकर आ रहा है उस पर नहीं,
आप पर आयद हो रही है, क्योंकि आपके कहने पर वोट गए हैं, आपके बोलने बताने पर, आपके समझाने पर, आपके कन्विंस करने पर वोट हमने दिया है। लिहाजा आप इस जिम्मेदारी से खाली खवालों की तरह नहीं बच सकते कि बेहतरीन खवाली हो गई और आप निकल कर चले गए। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जहां हम आप ये कहने पर मजबूर हैं कि इस मामले में आप कमजोर दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में खुसूसन आप महाराष्ट्र से मुंतखब होकर गए हैं, महाराष्ट्र से नॉमिनेट किए गए हैं आप। लिहाजा आज महाराष्ट्र में कई मसाइल हैं, कई प्रॉब्लम है। हाँ, अभी आपने कहा भाई हमारी बस्तियां तबाह हुई हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को चाहिए कि वो आए, इन चीजों पे बात करें, अवाम से बात करें, प्रशासन से बात करें, जिनकी वकालत आपने की, जिन जमातों की, जिन कायदीन की, उनसे बात करें इनको लेकर, तो मसाइल हल होंगे। ये क्या इलेक्शन में आओगे, तकरीर करोगे, माल की तारीफ करोगे और बाद में निकल जाओगे, भले ही वो माल खोटा निकले। तो जिम्मेदारी तो कबूल करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपकी फील्ड से रिलेटेड है कि आप एक सहाफ़ी है, आपने नांदेड़ को बहुत अच्छे से जाना है और सहाफ़त को भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो आपको क्या लगता है नांदेड़ में जो सहाफ़त चल रही है, नांदेड़ में जो जर्नलिज़्म जो चल रहा है, जो पत्रकारिता चल रही है, तो उनमें सबसे बेस्ट सहाफ़ी कौन है और कौन जर्नलिज़्म को ज़िंदा रखा हुआ है? ये सवाल आपने जो किया ना, ये बड़ा उलझनों में डालने वाला है कि बेस्ट सहाफ़ी कौन है और सबसे अच्छा सहाफ़ी किसको कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे सहाफ़ी की अलामत ये है कि वो सहाफ़ी माफ़ी ना मांगे। जी। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम बैनुल अक़वामी मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो हम इन छोटी सी मीडिया को भी झोली मीडिया कह सकते हैं। कोई बात नहीं है। जी, जी, बेस्ट सहाफ़ी का नाम? बेस्ट सहाफ़ी तो शायद एक सदी के बाद ही मिलेगा आपको, जी। अभी तो फिलहाल मिलने से रहा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ अल्ताफ सानी साहब, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि नांदे की जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, वो कैसे डेवलपमेंट हो सकती है और पुरानी जो पॉलिटिक्स थी, वो कैसी थी। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल्ताफ सानी साहब, जी, आपने बहुत अपना बहुत कीमती वक़्त हमें शुक्रिया। दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए जरिया बने हैं मेरी बात